जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं पूरी लगन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम दोनों ही का दोस्त बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे में अगर आपको मैराथन क्लासेस किसी सब्जेक्ट की मिल जाए तो जो आपकी आधी अधूरी तैयारी है वो हो सकता है इस माध्यम से पूरी हो जाए। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ भारतीय संविधान के एक मैराथन क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो 2 क्वेश्चन कम से कम, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दोनों जगहों पे कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो संविधान से डेफिनेटली आएंगे। तो जो 2 से 3 प्रश्न है वो निश्चित रूप से आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हमने उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को रखा है जो परीक्षाओं के अंदर सैकड़ों बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आप आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्त अब जो टाइम है ना, अगर इस टाइम के अंदर अगर महत्वपूर्ण चीजें नहीं पढ़े, क्योंकि अब आपके मन के अंदर बहुत सारी उलझनें चल रही होंगी और उलझनों का एक ही उपाय है कि आप मैराथन के अंदर महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ें। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, और उसी चीज के लिए हम इस बात को कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसलिए जरूर आप इसको देखेंगे। और दूसरी चीज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता आप सभी लोग जानते होंगे, कौन नहीं जानता है। भारत के संविधान निर्माता महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले सवाल का विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो संविधान के मूल ढांचे की बात करें तो ये सवाल देखिए तो कई बार रिपीट हो चुका है और इसका जवाब होगा केशवानंद भारतीयवाद। केशवानंद भारतीयवाद को आपने सुना होगा कभी। वर्ष 1973 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था। तो याद रखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह फैसला जो दिया गया था, संविधान के मूल ढांचे को क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए दोस्त, भारतीय संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 389 सदस्य थे, लेकिन अगर उनके हस्ताक्षर की बात करें तो 284 ही उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर जब भी आपसे हस्ताक्षर की बात करेगा तो हस्ताक्षर हुए हैं दोस्त 284, है ना। 284 याद रखेंगे आप हमेशा कि भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर है, तो वह है 284 थे। भले आप एक चीज याद रखिएगा, अगर ये पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने सदस्य थे तो 389 सदस्य थे, लेकिन अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। संख्या कम होने की वजह से मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी और बहुत सारे सदस्य अनुपस्थित भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कह रहे हैं कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जितने भी वो लोग थे ना, तो कोई गवर्नर जनरल नहीं थे, उस समय राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, कोई विधानसभाएं नहीं थी, तो वो चीजें थी लोगों के द्वारा। किसके द्वारा थी? लोगों के द्वारा। इसीलिए तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक कहा जाता है ना। तो कह रहा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन से थे? तो भारत के आम जन ही थे, कोई राजनीतिक दल से नेता नहीं आए हुए थे। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, लोगों द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया था। इसमें केवल ये लिखा है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, केवल विधानसभाएं नहीं थी, इसलिए हम इसको लोगों द्वारा मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में। और अगर अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन, तो वह है अनुच्छेद 368। अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई वो किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तीनों प्रश्न क्लियर हो गया। संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20। अनुच्छेद पूछेगा 368। और अगर ये पूछ देगा कि किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था?
तो याद रखिएगा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किस दिसंबर को? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उल बदल गलती लिखा गया है यहाँ पे, दल बदल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दल बदल है, ठीक है, यहाँ पे दल बदल है। तो कह रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? याद रखेंगे अनुसूची नंबर 10 है। अनुसूची 10 में जो है दल बदल से संबंधित वर्णन किया गया है कि दल बदल इसको डायरेक्टली संविधान में अगर देखेंगे तो मूल रूप से संविधान में नहीं था, लेकिन ये जब नियम बना नहीं था संविधान के अंदर तो बहुत सारे पार्टियों के नेता ऐसे होते थे कि जो अपने इच्छा अनुसार पार्टी को जो चेंज करते रहते थे। तो इसलिए अमेंडमेंट किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, है ना, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल में यह नियम लेकर आया गया, अनुसूची 10 जोड़ दी गई। क्योंकि मूल रूप से अगर हम बात करें तो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? याद है? 8 अनुसूची थी, फिर 9 आया, 10 आया, 11 आया और 12 आया। मूल रूप से संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, फिर आगे 9, 10, 11, 12 आए हैं। तो ये 10वीं अनुसूची जुड़ी है 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, और इसलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? है ना, तो इसमें से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए? तो इसके लिए एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसका नाम स्वराज पार्टी है। कौन है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है वो वही पार्टी है जिसका गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इस पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का, 1924 ईस्वी में। तो इसी ने सबसे पहले संविधान की रचना के लिए ये सबसे पहले अपना विचार रखा था। तो पार्टी का नाम पूछेगा तो याद रखेंगे। अगले पॉइंट समझिए। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये सब सवाल भी आते हैं। महाराष्ट्र में याद रखिएगा लोकसभा सीटों की संख्या है 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है? 48। तो अगर पूछा जाए कि पूरे देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य के अंदर है तो वह है उत्तर प्रदेश। किसके अंदर है? यूपी के अंदर है। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है तो याद रखिएगा इस बात को, 80 संख्या। कितनी है? 80 है। यूपी के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, ठीक है ना। यूपी के अंदर देखिए दो चीजें हैं, सर्वाधिक लोकसभा सीट जब भी पूछेगा पूरे देश के अंदर तो यूपी के अंदर है, उसकी संख्या 80 है। सर्वाधिक राज्यसभा सीट अगर पूछेगा कि किस स्टेट के अंदर है भारत के अंदर तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है। और तब जाकर के भारत के अंदर उस राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 31 होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। अभी हमारे सवाल में पूछा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी तो वह 48। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? संविधान सभा अंतिम रूप से अगर हम बात करेंगे तो वह किस दिन आखिरी बार मिली थी तो मिली थी 24 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान सभा की टोटल 12 बैठकें हुई हैं और सबसे आखिरी बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। इस तिथि को कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई। इसी तिथि को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुन लिया गया राष्ट्रपति के तौर पे। और दूसरी चीज यह भी कहा गया कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मनगढ़, इसको भी स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो याद रखिएगा अभी हमने कुछ देर पहले बताया 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगर पूछेगा कि वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां एक्स्ट्रा जुड़ गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी? तो याद रखिएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7। याद रखेंगे 7 थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब, माने हम जन्म तिथि किस तारीख को मनाते हैं? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल। किस तारीख को मनाते हैं जी? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल याद रखेंगे। ठीक है,
14 अप्रैल को आप तिथि को याद करके रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, चलिए 14 अप्रैल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव हमने अभी आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा और जिसकी मंजूरी मिल गई 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, प्रस्तावना के संबंध में यह भी कहा जाता है, सवाल के अंदर बनता है कि संविधान की कुंजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहते हैं। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न बने कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को। और अगर पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया और संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। आगे चलेंगे। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, यानी कि भारत का सांसद बनना चाहते हैं आप लोकसभा के माध्यम से, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और अगर हम यही पूछें कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्त? 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना? तो क्योंकि ये सवाल भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु भारतीय संविधान में ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए क्या उम्र है। बस ये है कि भाई वो लोकसभा का सांसद होना चाहिए, उसको संसद की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन नहीं करता है? राष्ट्रपति। बाकी सभी की नियुक्ति करता है। अगर पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया? तो भारतीय संविधान को दोस्त अपनाया संविधान सभा ने। किसने अपनाया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। और कब अपनाया था? तो देखिएगा, आंशिक रूप से भारतीय संविधान को अगर पूछा जाए कि कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग उस दिन विधि दिवस मनाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान लागू हुआ अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए कौन सक्षम है ना? तो नगर पालिका का अगर एरिया उसको चिन्हित करना है, तो उसके लिए है राज्य विधान मंडल। कौन है? राज्य विधान मंडल जो है नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को तय करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान सभा को कितना दिन का टाइम लगा? तो टाइम लगा दोस्त 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, इनके वेतन से संबंधित अगर वर्णन पूछेगा कि किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा द्वितीय अनुसूची में। किसमें है? द्वितीय अनुसूची। याद रखेंगे अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में जो है महत्वपूर्ण जितने भी भारत के पदाधिकारी हैं, इनके वेतन के बारे में दिया गया है। और अगर पूछेगा कि शपथ के बारे में किस अनुसूची में वर्णन, तो अनुसूची 3 में है शपथ के बारे में वर्णन। अगर हम बात करें अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में दोस्त दिया है राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में, राज्यसभा के अंदर राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में, कि राज्यसभा के अंदर किस प्रकार से सीट बंटवारा होगा, ये अनुसूची 4 में दिया गया है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन। ये सब एक्स्ट्रा जानकारी हम देते चल रहे हैं, आपको ध्यान रखते रहिएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची अभी हम बता दिए हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से, है ना? तीसरी है शपथ से, चौथी राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से, और अभी दूसरी थी वेतन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, अभी आ ही गया क्वेश्चन, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे तो बताने की आवश्यकता नहीं, अनुसूची 4 है। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस अनुसूची में? तो राजभाषाओं का जो दर्जा दिया गया ना, वो है 8वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है दोस्त भाषाओं के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है जब आप किसी को अनुसूची 9 में शामिल कर देंगे। किसमें शामिल कर देंगे? अनुसूची 9 में शामिल करने पर किसी भी चीज को जो है, किसी भी चीज को आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अनुसूची 9 में अगर कोई सब्जेक्ट शामिल हो जाता है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। नो को ऐसे याद रख सकते हैं, नो मतलब नहीं, तो उसमें नहीं दी जा सकती है उसकी चुनौती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो कह रहे हैं किस राज्य के आरक्षण विधेयक को अनुसूची 9 में शामिल किया गया है? हाँ, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में दोस्त किसे सम्मिलित किया गया है? अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है तमिलनाडु। किसे है? तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया? तो नए राज्यों के गठन के लिए याद रखिएगा, नए राज्यों का जब भी गठन होगा तो उससे संबंधित वर्णन अनुसूची 1 में दिया गया। किसमें दिया गया है? अनुसूची 1 हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, दल बदल अभी हम बता चुके हैं, दल बदल है अनुसूची 10। दल बदल है अनुसूची 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम बनाया। ये अधिनियम कब? तो याद रखिएगा 1955 के अंदर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया और उसी के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिक्लेयर की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्त? इंग्लैंड से, याद रखेंगे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किस चीज की दावा नहीं कर सकता है वो? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। बाकी सब चीजों को भाई विधि के समक्ष समता उसको भी है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है उसको, धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। तभी तो टूरिस्ट के लोग जो है, बहुत विदेशी लोग हमारे यहाँ भारत के अंदर टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और घूमते हैं, तो ये सारे अधिकार उनको हैं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है उनको। देखे किसी अंग्रेज को बेचते हुए? नहीं। आगे चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता दोस्त यूएसए के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहां राज्य एक अलग नागरिकता देता है और देश अपनी एक अलग नागरिकता देता है। आगे चलते हैं। नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता 5 विधियों से भारत में हम प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से हो, देशीकरण से हो, पंजीकरण से हो, है ना, क्षेत्र के आधार पे हो। ठीक है, तो यहां भी जो विकल्प में दिया है कि जन्म, देशीकरण, पंजीयन, ये तीनों ही सही है। तीनों ही तरीकों से हम भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो सक्षम निकाय है वो है संसद। कौन है? संसद। देखते हैं कोई भी नागरिकता संशोधन अभी सीए पास हुआ तो उसके अंदर मेन है, जितनी भी चीजें होती है वो सब संसद के थ्रू होती है ना। सबसे पहले संसद इस पर कदम उठाता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद से वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो संसद के ही माध्यम से जाता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त क्या है? तो ये आपसे पूछा गया कि कौन सा एक आवश्यक शर्त है, तो याद रखिएगा राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता, राज्य के अगर आप सदस्य हैं तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आप कुछ परिवार में पैदा हुए हों, जाति में पैदा हुए हों, धर्म का समर्थन करने वाले हों, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से आकर के और भारत में अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 के अंदर पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, तो जब आप देशद्रोह का अपराध आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा ना, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। भारतीय संविधान के कौन से अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है?
तो मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से बताना है आपको कि किस संविधान संशोधन टकराव की स्थिति में। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां द्वारा भारतीय संविधान के कौन से संशोधन नियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। और अगर कोई पूछे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्त 1976 के अंदर। ये जब संविधान संशोधन हुआ तो इससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी जोड़ी गई, इसको भी आप याद रखेंगे। वो पंथ निरपेक्ष की बात हो, है ना, वो समाजवाद जो शब्द है, अखंडता जो शब्द है, ये सब उसी समय ही जोड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है अनुच्छेद 38 में है। किसमें है दोस्त? अनुच्छेद 38 याद रखेंगे। अनुच्छेद 38 में बताया गया कि स्टेट जो है वो इस प्रकार की कोशिश करेगा कि वो कल्याणकारी राज्य बनाए। कल्याणकारी राज्य का मतलब आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो होगी सरकार नागरिकों के लिए देगी। जैसे सरकारी अस्पताल आप देखते हैं, जो ट्रेनें चलती हैं, है ना, यानी सरकार जो भी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है, तो उस तरीके की जो संकल्पना है वो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 याद रखेंगे। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कहते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 याद रखेंगे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 इसे 50-50 याद रख सकते हैं, है ना, 50-50 से आप याद रख सकते हैं। आदमी कहता है कि कोई मामले में 50-50 है, क्लियर नहीं बता सकते, तो भाई 50-50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया, अलग किया गया अनुच्छेद 50 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया? तो दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया 10% का, तो वो अनुच्छेद 46 के ही तहत आया, है ना, क्योंकि रिजर्वेशन में बहुत ज्यादा समय से विवाद था, तो ये जो 10% सरकार ने एक्स्ट्रा दिया वो इसी के तहत दिया। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी अधिकार है? अनुच्छेद 46 के तहत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार देखिए दोस्त अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक देखेंगे तो समता का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो उसमें जो पहला है अधिकार समता का अधिकार है 14 से 18 तक, फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, फिर तीसरा आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 तक, फिर 29-30 है अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है। ठीक है, ये सब कुछ अधिकार दिए गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो जो आपको बोलने की आजादी है ना, वो अनुच्छेद 19 के अंदर है। इस सवाल को एक बार एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता कहे या आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहे, है ना, या भाषण की स्वतंत्रता कहे, तो ये सारी स्वतंत्रता का अधिकार आपको अभिव्यक्त करने का अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। और अगर पूछे कि अनुच्छेद 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो याद रखेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आपके जीवन को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना। इसी के अंदर निजता का भी अधिकार आता है, तो यह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंदर ही निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी है, और इसके साथ ही साथ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है ना। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्री मंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री थे दोस्त, कानून मंत्री की अगर हम बात करें तो वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो सवाल बार-बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं, उसको हमने आपके सामने डिस्कस किया। कुछ और चीजें हम आपके सामने एक्स्ट्रा डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए दोस्त, जो सबसे ज्यादा आपकी परीक्षाओं के अंदर सवाल बना है ना, वो आज तक अनुच्छेद 1 से लेकर के और अनुच्छेद 51 तक, यानी कि आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4,
भाग 4 तक सबसे ज्यादा सवाल बना है ना। तो उन्हीं सवालों को हमने सबसे ज्यादा इसमें रखा भी है। बाकी ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी हम और डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब टाइम भी नहीं आपके साथ। तो यह है कि आप इन्हीं सवालों को अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए, अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट जाने का अधिकार है, उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 226 याद रखेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं आपको। अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, तो वह है अनुच्छेद 32 है। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि छुआछूत संबंधी अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो छुआछूत संबंधी अधिकार का वर्णन है दोस्त अनुच्छेद 17 के अंदर। अगर यह पूछा जाए कि रोजगार में अवसर की समानता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो रोजगार में अवसर की समानता का वर्णन दोस्त अनुच्छेद 16 में है। अगर यह पूछा जाए कि कानून के समक्ष समता एवं कानून के समान संरक्षण, ये जो बातें की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। बाकी अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो धीरे अकेडमी देवरिया टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आप इसका पीडीएफ तत्काल प्राप्त कर सकते हैं।